मैं एक मिनट सर। प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आइए बैठिए। धन्यवाद सर। करमवीर, यस सर। करमवीर आपकी इंटरव्यू हिंदी में हो कि अंग्रेजी में होगी? सर हिंदी में होगी। हिंदी में। आप शुरू में अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम करमवीर नारवाड़िया है। मैं झुंझुनू राजस्थान से आता हूँ। सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है मेरी 12th तक वो मैंने होम टाउन में की है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में NIT कुरुक्षेत्र से किया है। और मेरी जो हॉबीज़ है सर उसमें राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनना और फार्मिंग एक्टिविटीज़ में फादर की हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प करना है सर। ओके। से आपका 4 अटेम्प्ट आप पहले भी ले चुके हो यूपीएससी में? हाँ सर, ये 4th अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट मेंस है, फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू और हाँ। फर्स्ट मेंस। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके। और वॉलीबॉल खेलते हो? हाँ सर, वॉलीबॉल खेलता हूँ। आईएफएस को आपने नंबर 5 पे रखा है, हाँ सर। कोई विशेष वजह? सर विशेष वजह तो कोई नहीं है सर, जो ये तो मैटर ऑफ प्रेफरेंस है। और सर जो मैं ये क्या है? सर प्रेफरेंस दी थी मेरे को तो मैंने 5th नंबर पे रख दी। और सर जो मैं जिस रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ सर, मेरे को लगा कि मैं ज़्यादा जस्टिस IAS या जो इंडिया में जो सर्विसेज है उनके साथ न्याय कर पाऊँगा, IFS के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सर उसको प्रेफरेंस में रखा है। और सर जैसे मेरे को अगर IFS मिलती है तो मैं उसके लायक भी एप्टीट्यूड तैयार कर लूँगा और उससे भी सर्व करने के लिए तैयार हूँ सर मैं। आईपीएस को आपने नंबर 2 पे रखा है। यस सर। ये बताइए कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ राज्य और केंद्र प्रशासित राज्य कितने हैं? ओके सर, 29 राज्य हैं और 9 UT हैं सर। दोनों ही उत्तर गलत हो गए। सॉरी सर, 28 राज्य हैं और 8 UT है सर। दमन और दीव को मिला दिया गया। माफ़ी चाहूँगा सर। इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में? हाँ सर। कब होने वाले हैं? सर मई में। मई में। अच्छा, इलेक्शन क्यों होते हैं? उसका कोई कार्यकाल होता है? सर 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद होते हैं। किसका होता है? सर पार्लियामेंट का कार्यकाल होता है, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 5 साल का कार्यकाल होता है सर। राज्यसभा का तो 6 साल का होता है सर। अभी जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? सर मई में ख़त्म होगा सर। संविधान की एक धारा है जिसके अनुसार इलेक्शन कब होने हैं या लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा, इसके बारे में जिक्र है। आपको पता है? सर धारा का तो जिक्र नहीं है सर, लेकिन जो 5 साल के बाद में इलेक्शन होता है, अगर कोई सरकमस्टेंस ऐसा होता है कि इलेक्शन नहीं हो पाता तो 6 महीने तक सर पोस्टपोन किया जा सकता है, उसके बाद में करवाना होता है सर। और कब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है इसके बारे में उसमें जिक्र है? सर माफ़ी चाहूँगा, उसकी धारा का तो मेरे को पता नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि क्रिमिनल लॉ जो मेन है, हाँ सर। CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, यस सर। ये अब बदल दिए गए। हाँ सर, बदल दिए। उनके क्या नए नाम हैं और क्या मेजर चेंजेस इनमें प्रपोज किए गए हैं, बताइए। सर एक तो भारतीय न्याय संहिता नाम कर दिया गया, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम। भारतीय न्याय संहिता किसका नाम कर दिया गया? सर IPC का नाम चेंज कर दिया, इंडियन पिनल कोड का नाम सर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक। सर उसमें जिस मॉब लिंचिंग के कानून हैं उनके लिए नए। नहीं, पहले तीनों का नाम बता दीजिए। ओके सर। और एक सर एक भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर हिंदी में कर दिया गया। और सर तीसरे का नाम सर प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, अभी माफ़ी चाहूँगा सर। भारतीय नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा संहिता सर। ठीक है। IPC में नए क्या चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं? सर एक इम्पोर्टेंट 3-4 बता दीजिए जल्दी। हाँ सर, एक तो मॉब लिंचिंग के लिए जो अपराध है उसमें सर सज़ा का प्रावधान किया गया है। एक सर मॉब लिंचिंग पहले नहीं था कि सर था? सर पहले IPC में कोई धारा नहीं थी सर। अच्छा, अब नई धारा आ गई। हाँ नेक्स्ट। सर, उसके बाद में सर एडल्ट्री है तो उसके रिलेटेड भी नए प्रावधान किए गए हैं। उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि, लेकिन वो हटाया गया अभी। और साथ ही साथ सर
एक टेररिज्म को सर डिफाइन किया गया है। अडल्ट्री क्राइम है कि नहीं है नए नियम के सर एडल्ट्री अनुसार? क्राइम नहीं है। अच्छा, और सर एक टेररिज्म को डिफाइन किया गया है सर। और सर अभी तो 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, नए सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में एक एक क्या मेजर चेंज है बता दीजिए। सर एक सीआरपीसी में सर जो पुलिस की चार्जशीट की जो टाइम था वो सर कम किया गया है। तो मैं प्रॉपर रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी होगी। और सर इंडियन एविडेंस का एक्ट का माफ़ी चाहूँगा सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेरे को पता नहीं सर। एक भी नहीं याद है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित है जिसमें आपने बीटेक की है। भारत में टोटल इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? सर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सर 430 गीगावाट है। और सर जो पावर जो प्रोड्यूस करते हैं वो सर लगभग 350-360 गीगावाट के प्रोक्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो तो वेरी करता है। हाँ सर। और रिन्यूएबल एनर्जी टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? सर रिन्यूएबल एनर्जी में सर अगर लार्ज हाइड्रो को मिला लिया जाए तब तो सर 44% के अप्रोक्स आती है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एब्सोल्यूट टर्म्स में? ओके सर 135 गीगावाट के अप्रोक्स है सर। नहीं, सर उसके आसपास ही है सर। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, आपको हाँ सही बोलना चाहिए। आप पूछिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। करबीर, आप राजस्थान से आते हैं। हाँ सर। आज का मौसम कैसा लगा आपको दिल्ली का? सर आज तो दिल्ली में काफ़ी सर्दी है सर। काफ़ी सर्दी है। हाँ सर। राजस्थान से ज़्यादा लगी आपको? नहीं सर, राजस्थान में भी सर्दी काफ़ी गिरती है तो उस तरह से सर्दी। तो ये जो सर्दी का मौसम है तो आज कितना अंदाजा है आपको कितना टेम्परेचर है? सर टेम्परेचर का तो आइडिया नहीं है। चलिए, तो आज कोई अलर्ट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोई अलर्ट इशू किया है? सर माफ़ी चाहूँगा इस बारे में। तो कोई बात नहीं, आप ये जो मेट्रोलॉजिकल मैट डिपार्टमेंट है हम लोग का, वो अलर्ट जारी करता है हाँ सर। समय समय पर। हाँ सर। मद्देनजर रखते हुए कि कैसा मौसम है, क्या चीज़ें आती हैं। तो एक कलर का कोडिफिकेशन होता है। हाँ सर। तो उस कलर कोडिफिकेशन को आप समझते हैं कि क्या क्या कलर कोडिफिकेशन होते हैं और उनकी क्या महत्वता होती है? सर नॉर्मल क्लाइमेट का तो मेरे को पता नहीं है सर। ये साइक्लोन के संदर्भ में सर 4 कलर के नोटिफिकेशन आते हैं सर। एक तो आता है ग्रीन, एक आता है रेड। तो ग्रीन का मतलब तो सर मैं तो अभी इसी दिल्ली के संदर्भ में पूछ रहा था। सर दिल्ली के चलिए, संदर्भ में। आप दिल्ली के संदर्भ में बताइए कि दिल्ली में जो मौसम है, इस समय ठंड हो रही है, तो ठंड के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्या कोडिफिकेशन इशू करेगा? सर अभी तो सर रेड कलर का कोड आएगा कि सर जो कोल्ड वेव है वो चल रही देखो है। करबीर, सवाल पूछ समझो और उसका उत्तर भी अगर सही आता है तो बताओ, नहीं तो गलत उत्तर देना अच्छा शोभा नहीं देता है। मैंने पहले पूछा 3 कलर कौन कौन से होते हैं, 3 या 4 या 5 जो भी जितना जानते हैं आप बताओ, कौन से 3 कलर होते हैं? सर इस नॉर्मल कंडीशन में मेरे को तो 3 कलर बताओ पहले क्या होते हैं? सर ग्रीन और रेड होता है। चलिए कोई बात नहीं, आज का अखबार पढ़ा था आपने? सर अभी तो नहीं पढ़ पाया मैं। कल का पढ़ा था? कल का पढ़ा था सर। कल का हेडलाइंस क्या थी? सर हेडलाइन का तो मेरे को प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा है। जैसे ड्रोन से रिलेटेड एक सिविल न्यूज़ सर्विस में जाना चाह रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट कि उसके आँख नाक कान सब खुले होने चाहिए, कि उसको देखना पता लगना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ये आदत अभी से डालनी पड़ेगी आपको। हाँ सर। आप कितने दूर है अभी? आपका इंटरव्यू होने कब है इंटरव्यू आपका? सर 9 फरवरी को इंटरव्यू है सर। तो इंटरव्यू है, उसके बाद प्रभु ने चाहा और अच्छा किया तो आप आ भी जाएंगे, तो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। तो अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं आप? सर अखबार पढ़ता हूँ मैं सर। जो अच्छा इजराइल ये बताओ, चलो कोई बात नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते कोई बात नहीं। आज जो है 12 नवंबर है, तारीख 12 सॉरी 12 जनवरी है। 12 जनवरी है सर। 12 जनवरी है, तो 12 जनवरी की क्या महत्वता है? आज क्या विशेष दिन है जिसके लिए 12 जनवरी को हम लोग एक विशेष रूप से मनाते हैं? सर इसमें माफ़ी चाहूँगा सर, मेरे को इसमें आइडिया नहीं है सर। तुम तो यंग और पढ़े लिखे इंसान हो, तो आज तो यूथ डे है आपका, नेशनल यूथ डे। इसको तो सेलिब्रेट करना है आप लोगों को, बैठ सब लोगों को। तो आपको यूथ डे का क्यों यूथ डे मनाया जाता है?
सर इसमें भी मेरे को प्रॉपर वो नहीं है सर, मैं ऐसे गेस लगा सकता हूँ कि यूथ को सेलिब्रेट अच्छा करना, चलिए यूथ कोई को बात नहीं, एम्पावर। गैस की वर्क की बात करना ही नहीं है आपको, हाँ यहाँ पर जो मालूम है वही बताइए आप, हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे नॉलेज का आपकी। ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो आजकल बड़ी चर्चा चलती है ग्रीन माइनिंग, ग्रीन फील्ड, ग्रीन प्रोडक्ट। हम्म, हाँ, हम्म। तो इससे क्या समझते हैं आप, ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? सर जो टेक्नोलॉजी होती है सर, जो पहले से टेक्नोलॉजी चली आ रही है उनसे सर क्लाइमेट डिग्रेडेशन होता है। तो सर जो ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिनके सर क्लाइमेट के साथ, उनके साथ समझौता, क्लाइमेट के साथ मतलब सर क्लाइमेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या क्लाइमेट का नेगेटिवली कम से कम इम्पैक्ट हो, सर वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगी। तो आप मुझे एक एक करके बता दिए, और ग्रीन माइनिंग क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन प्रोडक्ट क्या होता है? सर ग्रीन फील्ड में तो सर जो नई जो सेक्टर हैं, लाइक जैसे सनराइज सेक्टर होते हैं कई, तो उसको भी लेते हैं ग्रीन फील्ड सेक्टर है। इसमें नया इंस्टॉल करते हैं, नया कुछ अपना नहीं, काम ग्रीन करते फील्ड हाईवे बना अभी, जैसे अभी अनाउंस हुआ पेपर में, परसों कल परसों पेपर में था कि अरुणाचल में एक ग्रीन फील्ड हाईवे बन रहा है। तो ग्रीन फील्ड क्यों कह रहे हैं उसको ग्रीन फील्ड? सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ कि सर ग्रीनफील्ड हाईवे में शायद जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए प्रॉपर पास की सुविधा होगी, या वाटर जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर भी काम किया जाएगा हाईवे के आसपास चारों ओर, हाँ, या पेड़ों की श्रृंखला भी बनाई जाएगी सर। अच्छा। और ग्रीन माइनिंग, सर इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है सर। ग्रीन प्रोडक्ट? सर जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के क्रम में सर जिसका क्लाइमेट पे इम्पैक्ट नेगेटिव नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सर, या कम से कम प्रभाव हो, तो ग्रीन प्रोडक्ट। तो अभी ग्रीन इतना चल रहा है सब जगह, हरा हरा ग्रीन, तो एक टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है कि ग्रीन वॉशिंग। हाँ सर। हाँ, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? सर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें कई प्रोडक्ट क्या होते हैं सर कि उनको क्लाइमेट से डिग्रेडेशन होता है, लेकिन उस पर जो प्रोडक्ट के ऊपर है वो फेक लिख दिया जाता है कि इससे क्लाइमेट पे डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। सर वो फेक होता है, वो गलत होता है, तो उसको सर ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। अच्छा। राजस्थान झुंझुनू से आप आते हैं, और तो राजस्थान की मुझे तीन ऐसी विभूतियां बताएं जिससे आप प्रेरित हुए और क्यों? सर मैं एक तो जो हमारे सर झुंझुनू से आते हैं मेजर पीरू सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला है सर। और उसके बाद में सर एक जो मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ हूँ सर काफ़ी। वो और क्यों? सर मेरे पिताजी के स्टार्टिंग से सर जो उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है, एक हार्ड वर्किंग या एक डिसिप्लिन लाइफ है, तो उसको जिया है, तो उसमें उससे इंस्पायर होता हूँ सर मैं उनसे। और और तीसरा शख्सियत कौन है? सर उसके अलावा सर मैं जो अलाजिला बाई है सर, फोक सिंगर है, उनकी फोक सिंग से भी काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, उनको मैंने काफ़ी सुना है। तो वो उससे क्या इंस्पायर होते हैं आप? वो फोक सिंगिंग करते हैं, तो आपकी हॉबी है क्या सिंगिंग? सर मैं जो फोक सॉन्ग है उनको सुनना पसंद करता हूँ सर, तो सुनना थोड़ा बहुत पसंद गा भी करते हैं, लेता हॉबी हूँ में सर। डाला हुआ आपने? हाँ सर, थोड़ा अच्छा, बहुत गा भी लेता तो हूँ। ये बताइए कि राजस्थान में तो हर क्षेत्र से थोड़ी भाषा चेंज हो जाती है, तो आपके जो क्षेत्र है, झुंझुनू जहाँ से आते हैं, हम्म। वहाँ का फोक और ये किस क्षेत्र में आता है, मेवाड़ क्षेत्र में आता है? सर वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं सर। वैसा है। वेस्टर्न तो उदयपुर। ईस्ट से और वेस्ट को अगर लेके चले तो हाँ सर। इन दोनों के फोक में हाँ सर। क्या थोड़ा सा फर्क दिखता है आपको? सर जो वेस्टर्न राजस्थान के सॉन्ग हैं वो वैसे तो पूरे राजस्थान में चलते हैं, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान के सॉन्ग हैं, उस सॉन्ग में सर जो प्रॉपर जो जैसे लांगुरिया माता के वहाँ पे गाने चलते हैं, या एक पद्दंगल चलता है, तो सर जो उनकी जो जैसे दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, ऐसे मुद्दों पे ज़्यादा सॉन्ग है, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा सर विरह गीत ज़्यादा है, विरह गीत प्रेम गीत ज़्यादा है। तो जो ईस्टर्न राजस्थान का सॉन्ग है वो सर वो जो फोक सॉन्ग है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, जबकि वेस्टर्न राजस्थान का फोक सॉन्ग वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर, चलो अरविंद। अरविंद आपका। कराओगे? यस सर। आपने स्कूल लेवल पर भी साइंस रखी थी हाँ सर। और बीटेक भी किया है, ठीक है सर। तो ऑप्शनल आपने हिंदी लिटरेचर क्यों चूज़ किया? सर जब मैं बीटेक कर रहा था तभी मेरे पे ये फाइनल हो गया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा सर। तो जब मेरे ऑप्शनल लेने की बारी है तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा ऑप्शनल था,
लेकिन सर मैं प्रॉपर मेरा जो मेंस का मीडियम वो भी हिंदी रहा है। तो सर जो हिंदी साहित्य था वो उसमें मैं पहले से भी कंफर्टेबल था, मेरे स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम रहा तो मैं कंफर्टेबल था और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ भी रखा था पहले से, जो हिंदी साहित्य था। और साथ ही साथ सर हिंदी साहित्य में मैं जो मेरे सीनियर्स थे या उनसे बात की तो हिंदी साहित्य में कम समय में पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, तो मैंने सर हिंदी साहित्य को प्रेफर किया। मान लीजिए सिविल सर्विसेज में आप हाँ फाइनली आ जाते हैं, आपको तमिलनाडु अलॉट होता है कैडर, और वहाँ की ऑफिशियल तमिल सर, लैंग्वेज जो है तमिल है, तमिल है सर। तो कैसे आप उसको कोप अप करेंगे? सर अगर मेरे को तमिलनाडु कैडर अलॉट होता है तो सबसे पहले तो मैं सर तमिल ही सीखूंगा, क्योंकि अगर तमिल सीखूंगा तभी मैं लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा सही से, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा और प्रॉब्लम का समाधान कर पाऊंगा सर। सबसे पहले तो इसमें सर तमिल ही सीखना पड़ेगा। अगर मेरे को नॉर्थ इंडिया में कुछ कैडर अलॉट होता है तो सर वो तो हिंदी है ही मेरे पास। आपने ये सुना है एक नया सी ब्रिज समुद्र के ऊपर एक सबसे लंबा पुल बना है इंडिया में, है जानकारी उसकी? नहीं सर। अटल सेतु नाम है उसका। नहीं सर, उसके बारे में नॉलेज नहीं सर मेरे को, माफ़ी चाहूँगा सर। कहाँ पर है वो भी नहीं मालूम। नहीं सर। अयोध्या में हाँ सर। 1 जनवरी में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। हाँ सर। क्या है वो? सर 22 जनवरी को जो राम मंदिर है उनकी जो पूजा होगी, उनके मंदिर में मतलब प्रधानमंत्री साहब जाएंगे और वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे सर। उद्घाटन करेंगे या प्राण प्रतिष्ठा का करेंगे? हाँ सर, वो उद्घाटन तो पहले हो चुका, माफ़ी चाहूँगा सर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है सर। और वहाँ पर शंकराचार्य जो हैं हमारे, वो जा रहे हैं क्या? सर शायद वो नहीं जा रहे, अभी तक जितना रिपोर्ट सर न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है वो शायद नहीं जा रहे। शायद। हाँ सर। सर वो अभी तो 22 तारीख है तो काफ़ी टाइम है, अभी क्या पता चले भी जाए, लेकिन अभी तक तो रिपोर्ट में जितना आया है सर, अभी तक तो नहीं जा रहे सर। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो जो धार्मिक कार्यक्रम है इस बिना उनके कराना ठीक है? सर ठीक है, इसमें कोई इशू तो कुछ नहीं है सर, ठीक है। क्या मतलब ठीक है सर, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है सर, उसमें तो जो लोग हैं, लोगों को कोई समस्या नहीं है तो शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है? सर प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगा सर, मैं भी माफ़ी चाहूँगा सर। 4 पीठ हैं हाँ सर। जो धर्म का संरक्षण करते हैं। हाँ सर। उनके जो मुख्य गुरु हैं, ठीक है, उनको आप शंकराचार्य की पदवी देते हैं। हाँ सर। और अगर वही नहीं जा रहे हैं तो धार्मिक कार्यक्रम वो पूर्ण माना जाएगा या अपूर्ण? सर वो पूर्ण नहीं माना जाएगा सर। लोग जो मंदिर में जाएंगे सर, जो लोगों है, लोगों को कोई इश्यू नहीं है, लोग मंदिर में जाएंगे। राम मंदिर के प्रति, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे लोग सब खुश हैं तो सर, और पूरी इंडिया से आ रहे हैं मतलब सर। पीठ का कोई महत्व ऐसा है? सर पीठ का भी महत्व है, उन्हें भी कोशिश की जानी चाहिए कि उनको भी लाया जाना चाहिए, लेकिन सर जो इंटरनल मैटर क्या है सर, इसके बारे में मेरे को प्रॉपर आइडिया भी नहीं है, वो क्यों नहीं आ रहे, किस लिए नहीं आ रहे। 22 जनवरी को कुछ प्रदेशों ने ड्राई डे डिक्लेयर किया है। हाँ सर। ड्राई डे किसे कहते हैं? सर उस दिन जो जितने भी जो वाइन के ठेके हैं जो हैं वो बंद रहेंगे सर। बंद रहेंगे। हाँ सर। कितने स्टेट्स ने ये ड्राई डे डिक्लेयर किया? सर ये तो माफ़ी चाहूँगा, मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं है कि ड्राई डे कितने स्टेट ने घोषित किया। आपकी चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट जो है और होम स्टेट राजस्थान है, और राजस्थान में जो डेजर्ट है हाँ सर। उसका क्या नाम है? सर थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। इंडिया में कहीं और भी है डेजर्ट? हाँ सर, लद्दाख में है सर, वो कोल्ड डेजर्ट है सर। उसका क्या नाम है? सर लद्दाख
कई रेगिस्तान बोलते हैं सर, प्रॉपर नाम है वो मेरे को आइडिया नहीं है सर, ऐसा नाम है तो। डेजर्ट हमारा जो राजस्थान का है, हाँ सर। उसका फैलाव बढ़ रहा है या घट रहा है? सर अभी तो बढ़ रहा है, जैसा इसरो की जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस की रिपोर्ट के अनुसार तो वो बढ़ ही रहा है सर कंटिन्यू। तो उसके दो नुकसान और दो फायदे बता दीजिए। सर जो अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है सर, तो सबसे पहले तो सर जो फसलों की है वो प्रोडक्टिविटी कम होगी। जो फसलों के लिए जो लैंड एरिया जो राजस्थान में अवेलेबल लैंड एरिया है वो कम हो जाएगा सर, इसलिए किसानों की इनकम पे प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ सर जो डिजर्टिफिकेशन बढ़ता है उसके जो सैंड ड्यून्स हैं उनके अटैक अभी काफ़ी बढ़े हैं राजस्थान में, तो उनके अटैक आने का खतरा है। तो उससे सर पेड़ों पे या क्लाइमेट पे, क्लाइमेट पोल्यूशंस पे ये पूरा इम्पेक्ट पड़ेगा सर। सर माफ़ी चाहूँगा एक बार सर, नुकसान और क्या पूछा था सर? फायदे। फ़ायदे। सर डेजर्टिफिकेशन का सर ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन डेजर्टिफिकेशन को सर अभी जैसे अभी ग्रीन, हम सर जैसे ग्रीन वॉल कॉरिडोर बना रहे हैं सर, तो जो जैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसके जो साइड में सर हम एक प्रॉपर जो पेड़ों की एक लाइन लगा रहे हैं। साथ ही साथ सर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है तो उसको प्रमोट करा जा रहा है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक के यूज़ किया जा रहा है सर। सर वो है, लेकिन ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है सर डेजर्टिफिकेशन का। ये वॉल कहाँ से कहाँ बन रही सर ये गुजरात से सर राजस्थान की तरफ, गुजरात राजस्थान दिल्ली, 3 स्टेट में सर। है? थैंक यू सर। करबीर, लंबा हो गया, लंबा हो गया। आपने कई क्वेश्चंस डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन, साहब ने आपसे पूछा डेजर्ट, आप डेजर्टिफिकेशन बता रहे थे, तो डेजर्टिफिकेशन में और डेजर्ट में कोई अंतर है क्या? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ डेजर्ट तो सर जो मरुस्थलीकरण हो गया है, डेजर्टिफिकेशन सर जो अभी प्रोसेस में है सर। वेरी गुड, ठीक है। हाँ। तो डेजर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस हाँ सर। है ना, आपका कहना है कि डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस का अल्टीमेट डेजर्ट हो जाता हाँ सर। है ना? तो डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए भारत सरकार ने हम्म, कुछ उपाय किए हैं, हम्म। तो उनमें से प्रमुख कौन कौन सा है? कम से कम 3 बता दीजिए और उसके गुण दोष बता दीजिए। सर एक तो वाटर शेड का मैनेजमेंट किया जा रहा है डेजर्टिफिकेशन की तरफ। वाटर शेड का मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज किया जा रहा है वहाँ पे। भारत सरकार की स्कीम के बारे में बोलिए, क्वेश्चन सुन लो, है ना? हाँ। क्वेश्चन सुन लो फिर जवाब दो, ठीक है? भारत सरकार की 3 स्कीम बता दो जो अच्छी स्कीम्स हो, जो आपको अच्छी लगती हो, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता दो। सर माफ़ी चाहूँगा, अभी तो स्कीम प्रॉपर रिकॉल नहीं कर चलो, पा रहा। कोई बात नहीं। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आए थोड़ा सा, हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हाँ सर। ठीक है? भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन का कितना प्रतिशत है? सर जैसा कि मैंने बताया सर 430 गीगावाट के इंस्टॉल कैपेसिटी है। हाँ सर मैं आता हूँ। प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का, आप सुनो, देखो, हाँ। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, हाँ सर। मैं उसी दृष्टि से पूछ रहा हूँ, ठीक है? प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का कितना प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन? सर वो मैं कंजप्शन पे ही आ रहा सर, जैसे अपन जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो अपना 1200 यूनिट के अप्रोक्स है सर। जो कितना प्राइमरी प्रोडक्शन है सर उसमें वो वेरी प्राइमरी होता है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, हाँ सर। प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, ठीक हाँ है? सर। ये वर्ड सुने हो, प्राइमरी एनर्जी? हाँ सर। अच्छा, नहीं बताओ। सर ये वेरी होता है डाटा सर, ये डाटा वेरी होता है सर चलो जो। कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है। अब ये बताओ कि जैसा आपने चेयरमैन साहब को भी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो काफ़ी मात्रा में भारत में की जा रही है, और आपके राजस्थान में भी काफ़ी इसका काफ़ी स्कोप है सर। वृद्धि हो रही है इसकी। तो सोलर हो रहा है, विंड हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं, और ये दोनों सोर्सेज जो है वो 24 घंटे तो रहते नहीं है, हाँ सर। है ना? तो अगर मान लीजिए इतना ज़्यादा हो रहा है तो फिर शाम को क्या करेगा आदमी? सर इनको जो भी ज़्यादा हो रहा है सर, इनको जो अभी गवर्नमेंट कर रही है 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी सर। तो जैसे जैसे सर पीक डिमांड आता है या पीक आवर की जो टाइम होता है सर,
उस नहीं टाइम नहीं, पे शाम को तो पीक डिमांड होता है, शाम हाँ को सर। बिजली रहती है, शाम को तो सोलर मिलेगा नहीं, फिर क्या होगा? हाँ सर, उस टाइम पे सर अपन थर्मल एनर्जी या जो एनर्जी के जो अदर मटेरियल हैं, सॉरी एनर्जी के जो अदर सोर्सेज हैं सर, उस पर फोकस करना होगा सर पीक डिमांड पे। और क्या किया जा रहा है? विंड भी तो इंटरमिटेंट है ना, हाँ सर, विंड भी इंटरमिटेंट है सर, विंड उसके में तो कोई अलावा श्योर नहीं है। हाँ और सर। आपका असंभावनाओं पे जो है, जैसे जिसकी चीज जिस पे संभावना कम हो, उसके आधार पर तो हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती हाँ सर। है ना? हाँ सर। हमारी बिजली आएगी कि नहीं शाम को, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। हाँ सर। तो उसके लिए क्या कर रही है भारत सरकार? सर उसके अलावा जैसे अभी सर पावर मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अपने को अपनी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी। जिस हिसाब से अपना प्रोडक्शन हो रहा है तो एनर्जी स्टोरेज बढ़ाना होगा। एनर्जी स्टोरेज के लिए क्या किया जा रहा है? सर अभी तो उसके लिए जो एनर्जी स्टोरेज लाइक जो अपनी जो स्टार्टिंग से जो प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर तो वो करा जा रहा है सर। एनर्जी स्टोरेज के लिए भी कदम उठाए जाएंगे सर। अच्छा, ठीक, चलो। ये बताओ कि आपने सुना होगा G20 के बारे में सुना? हाँ सर, सुना। तो बिजली से संबंधित G20 में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या हुआ था? सर रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक सर ट्रिपल जो भी प्रोडक्शन उसको नहीं, ट्रिपल G20 में नहीं हुआ था। हाँ बताइए। हाँ सर, चलो। रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने का अच्छा, टारगेट लिया गया। चलो ये सर ये COP 27 में भी हुआ था, COP लेकिन वहाँ पे 28, भी हाँ। हाँ सॉरी COP 28 में भी हुआ था सर, G20 में भी हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी और बताओ। और तो उस पर सहमति थी? हाँ सर, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में डाल रखा है इसको। अच्छा, तो सहमति। चलो। हाँ ठीक है, इसके अलावा सर, इसके अलावा सर अभी तो मेरे को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। तो आप हिंदी साहित्य के, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। सर तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी है ना उसमें, आपने बताया मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है। तो दो कवयित्रियां जो है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ सर। लगभग समकालीन थी, हाँ सर। एक ही हॉस्टल में रहती थी, थोड़ी सीनियर जूनियर थी लेकिन सहेलियां भी थी। तो उनकी रचनाओं के बारे में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस बताइए। सर दोनों कवियत्रियों ने सर रचना जो समानता देखी जाए तो सर वुमेन पे काफ़ी रचनाएं रची है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहीं जो माधवी वर्मा है सर, उन्होंने जो समाज में फैल रही जो वुमेन की सर दास्ता थी या वुमेन की जो इच्छाओं का दमन हो रहा था सर, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने खुद के बारे में लिखा है सर कि मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चिर हूँ। लेकिन सर उसमें सर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका सर अंतर के रूप में देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान ज़्यादा स्वतंत्रता, मोटिवेटिंग, इस पे ज़्यादा कार्य किया है, जबकि जो माधवी वर्मा है वो सर छायावादी कविताओं में सर उन्होंने अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान को छायावाद नहीं मानेंगे? सर छायावाद का अगले दौर में माना जाता है सर, उन्हें उत्तर छायावाद में लिया जाता है सर सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो लेंगे ना आप, छायावाद में लेंगे ना, तो डिफरेंस क्या हुआ? महादेवी वर्मा में और सुभद्रा कुमारी चौहान में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ सर, सुभद्रा कुमारी चौहान है सर, उनकी जो रचनाएं हैं एक जो छायावाद का सर जो 1936 में जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं वो मैक्सिमम जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर बेस्ड ज़्यादा होती हैं सर, जबकि उनके जो छायावाद में ज़्यादा बेस्ड है सर माधवी वर्मा की। ठीक। धन्यवाद। करमवीर, आप झुंझुनू के रहने वाले हैं। हाँ सर। झुंझुनू में कौन सी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है? सर वैसे तो सर तोरावटी बोलते हैं सर, तोरावटी भाषा बोलते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में हुई? हाँ सर, हिंदी में भी। ठीक है। आपका क्या मानना है कि हिंदी लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस में क्या बाकी जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो मर जा रही हैं? सर मर नहीं जा रही है, उनको भी सर प्रमोट मिल रहा है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उनमें भी जैसे जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज लाइक राजस्थानी को भी सर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सर। तो साथ साथ में उनको भी सर प्रमोट मिलता है सर। ठीक है। जीआई टैग्स के बारे में आपको पता है? हाँ सर। ये बताइए, जीआई टैग्स इनकम कैसे प्रमोट करेंगे? सर जीआई टैग एक प्रॉपर सर भौगोलिक एरिया के अंदर सर उत्पादित किए जाते हैं। जैसे सर मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो सर हमारे जो हमारी पेंटिंग है, जो सॉरी प्रिंटिंग का काम है सर जयपुर का, कढ़ाई का काम करती है सर वुमेन। तो ये फेमस है कि वो सर पूरे राजस्थान में नहीं सर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो सर जो उसके थ्रू जो वुमेन है
वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है सर, वुमेन उस सेक्टर से जुड़ी हुई है और प्रॉपर कार्य कर रही है, तो सर उनका इनकम जनरेट होता है सर। ठीक है, आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। साहित्य है सर। एक बात बताइए, प्रोज पहले क्यों आया या फिर पोइट्री पहले आई? इससे जुड़ा पहला सवाल ये होगा कि पोइट्री पहले आई या फिर प्रोज पहले आया, और फिर क्यों आया? सर पहले पोइट्री आई सर, पहले। सर जो, अगर मैं पोइट्री को सर पद्य बोलूँ सर, पद्य है सर वो जो हिंदी में लिखा जाता है, सुनने में आता है सर। जो पहले लिखा गया था, जो पहले पद्य लिखा गया था सर, वो मैक्सिमम जो भक्ति कवि या जो रीतिकाल के कवि लिखे गए थे, सॉरी हाँ, आदिकाल के कवियों के द्वारा लिखा गया था सर, वो सुनने में ज़्यादा आता था। तो सर अगर अपन गद्य को सुनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अगर पद्य को अच्छे से सुनाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। और सर जो गद्य है उसमें जो आधुनिक काल का जो यथार्थ है वो ज़्यादा दिखता है। तो सर जो गद्य है वो जो आधुनिक काल आने के बाद में गद्य ज़्यादा फेमस हुआ है, और जो पद्य है सर वो स्टार्टिंग से जो सुनने वाला था, राजाओं की प्रशंसा या चंद्र बरदाई जैसी, वो हो गया, तो उनमें ज़्यादा फेमस हुआ सर। कर्मवीर, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, हाँ सर। ईवी व्हीकल्स का आपने सुना होगा। हाँ सर। भारत में अभी तक पूर्ण रूप से क्यों नहीं आ पा रही है? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? सर एक तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रॉपर काम नहीं हो पाया है सर। अभी भी सर जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है सर। जो ई व्हीकल के लिए सर जो बैटरी चाहिए, उस बैटरी में सर एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल से है, उसे फोकस किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ सर जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है सर, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में भी इश्यू है। वहाँ पे सर लिथियम का इशू चल रहा है अपना। उसके साथ ही सर जो ई व्हीकल की सर जो लागत है वो भी अभी ज़्यादा है, तो सर कॉमन पर्सन अभी उसको खरीद नहीं सकते सर। आपने वॉलीबॉल में राजीव गांधी ओलंपिक्स गेम्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल आपने खेला है, विनर हैं आप। हाँ सर। वॉलीबॉल में 2 फिंगर रूल क्या होता है? सर माफ़ी चाहूँगा सर, 2 फिंगर रूल सर वो, किस पोजीशन पे खेलते थे आप? सर मैं स्मैशर करता हूँ सर, स्मैशिंग करता हूँ। यू आर द स्मैशर। ठीक है, और आप राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनते हैं। राजस्थानी फोक सॉन्ग्स को ओकेशंस के आधार पे बांट के ज़रा बताइए। सर जैसे शादी में सर सुनते हैं घुड़ चढ़ा, जब जो वर है वो घोड़ी पे चढ़ता है तब घुड़ चढ़ा गाते हैं सर। उसके अलावा सर जो राजस्थान में सर माइग्रेशन का इशू रहा है, जो अगर हस्बैंड दूर चले जाते हैं तो उस टाइम पे कुर्जा गाते हैं उनको बुलाने के लिए। उनके अलावा सर जो जिन लड़कियां की देर से शादी होती है तो उनके लिए लड़कियां वो मोरनी गाती है। और सर उसके अलावा सर एक केसरिया बालम भी सर, जो वेरियर थे या वॉरियर थे सर पहले राजपूतों के टाइम पे, तो वो वॉरियर थे, वो लड़ाई करने चले जाते तो उनकी जो वाइफ या जो अदर रिलेटिव है वो गाते थे सर केसरिया बालम। म्यूजिकल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं राजस्थान में? सर एक तो लंगा है, मांगनियार है, और सर ख्यात गायिका में भी सर कई हैं जो मोमडन कम्युनिटीज़ है वहाँ पे, जो वेस्टर्न राजस्थान की है, वो ज़्यादा फेमस है सर। ठीक है। लास्टली, आपके पिताजी नायब सूबेदार हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सर माफ़ी चाहूँगा इसमें, मेरे को आइडिया नहीं है सर। इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन होता है? इंडियन आर्मी का सर माफ़ी चाहूँगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है इंडिया के? सर वो प्रॉपर नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा सर, पहले नरवाने सर थे, अब मेरे को प्रॉपर नाम रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है करमवीर, थैंक यू। थैंक यू सर। करमवीर, तुम्हारी इंटरव्यू 9 फरवरी को है। हाँ सर। तो अभी तुम्हारे पास कुछ समय है। हाँ सर। 1 महीने से थोड़ा करीब 4 हफ्ते समय है। 4 हफ्ते में मेहनत करोगे, तुम आज जो तुम्हारी परफॉर्मेंस हुई है उससे तुम्हारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है आज तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही? सर ये जो राजस्थान का था वो राजस्थान का मैंने थोड़ा कम भी पढ़ा है, डेजर्टिफिकेशन मैंने पढ़ के नहीं आया था सर, मैं थोड़ा सा। वो तो एक प्रश्न हुआ, ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ। ओवरऑल तो सर थोड़ा सा मेरे को लैंग्वेज का इशू आता है सर, मैं प्रॉपर जो वर्ड हैं वो वर्ड सिलेक्शन में मेरे को इशू होता है सर। वो तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, वर्ड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ सर। और
देखो हम तुम्हें जो फीडबैक दे रहे हैं हम क्रिटिकल रहेंगे। हाँ सर। हाँ, और हम क्रिटिकल इसलिए रहेंगे कि ताकि तुम अपने आप में इम्प्रूव कर सको, हाँ सर। रेक्टिफाई कर सको अपनी मिस्टेक्स को। सबसे पहले तुम्हारे अपीयरेंस से हम शुरू करते हैं। हाँ सर। तुमने बाल में ऐसे नीचे गिरा के रखे हैं, ये कोई स्टाइल है क्या? नहीं सर, ये बाल छोटे हैं ना अभी, तो हो ही नहीं पा रहे सर। थोड़ी सी कोई तेल लगा लो, क्रीम लगा लो, बाल करीने से कोम हुए होने चाहिए। मतलब अगर बाल इधर उधर बिखरे रहते हैं तो उससे व्यक्तित्व में लापरवाही झलकती है, केयरलेसनेस झलकता है। एक व्यक्ति जिसको कि हम आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, ही कैनॉट बी ए केयरलेस पर्सन, ओके सर। राइट? कपड़े जो भी तुम पहने हो अच्छे पहने हो, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उस दिन तुम्हारे कपड़े साफ होने चाहिए और प्रेस किए हुए होने चाहिए। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। शेव करके आए हो? आज हाँ सर। सुबह शेव की थी? सुबह नहीं की थी सर, परसों की थी सर। उस दिन जरूर सुबह हाँ सर, शेव वो कर लेना, सुबह करके जाऊँगा सर। जूतों में पॉलिश कर हाँ, लेना, जूतों में पॉलिश करके जाऊँगा। राइट? अब उसके अलावा तुम्हारी जो नॉलेज फ्रंट है, जो सबसे बड़ी मेहनत करनी है तुम्हें अपने नॉलेज फ्रंट पे करनी है। तुम्हारी नॉलेज फ्रंट काफ़ी कम रही। देखो तुमसे जो सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में, वो मेनली 5 जगह से पूछे जाते हैं। पहला हुआ तुम जिस जगह को बिलोंग करते हो उस जगह के बारे में तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, तुमने जिस विषय पे लेके अपनी ग्रेजुएशन की है, जो तुम्हारा बीटेक इलेक्ट्रिकल है। तीसरा, तुम्हारी ऑप्शनल क्या है, जो हिंदी साहित्य हिंदी है। साहित्य। और चौथा, तुमने हॉबीज़ क्या दे रखी है। इन चारों के अलावा करंट डेवलपमेंट्स, करंट डेवलपमेंट। राइट? तुम अखबार पढ़ते हो? हाँ सर, अखबार। कौन सी? सर वो तो मतलब अभी तो मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा हूँ, एक दैनिक जागरण पढ़ता हूँ सर। वो राजस्थान पत्रिका, थोड़ा राजस्थान का थोड़ा मेरे एक को knowledge है। अंग्रेजी का अखबार लो जो तुम्हें पसंद हो, इंडियन एक्सप्रेस पसंद हो, हिंदू पसंद हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक कोई अखबार तुम्हें पढ़नी चाहिए। ठीक है सर। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में विज्ञापन बहुत ज़्यादा रहता है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में विज्ञापन नहीं, कम रहता है। ये अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या पढ़ोगे तुम? एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना। एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें जो एनालिटिकल होते हैं, उससे तुम्हारे किसी भी डेवलपमेंट के डेप्थ में जाने का मौका मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ। इसको पढ़ो, 1 महीना पढ़ोगे, 4 हफ्ते पढ़ोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ों पे ठीक है, ये हो समझ जाए, कवरेज हो जाएगी। प्लस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पढ़ोगे, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ोगे, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कि वो क्या है। इंटरव्यू बोर्ड में कोई तुमसे अगर मेंबर पूछ लेगा कि आज का अखबार देखा है, जैसे इन्होंने पूछा, तुमने कहा नहीं देखा, दिस इज़ ए वेरी रॉन्ग आंसर। तुम्हारे 5 से 10 नंबर तो वहीं कट जाएंगे कि ये लड़का तो अखबार भी नहीं देखता है। ये ज़रूर ये गलती कभी नहीं करनी है। और वो कहेंगे कि तुमने देखा है तो तुम्हें देखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट देखा, तो दैट यू शुड बी एबल टू से कि ये 2-3 घटनाएं जो मैंने देखी हैं ये मैंने देखा है। उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस घटने के बारे में बताओ, तो तुम्हारा कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि तुम उसके बारे में कुछ बता सको। अभी तुम्हारी नॉलेज फ्रंट पे इम्प्रूव करने के लिए अभी तुम वापस जाओगे तो अपने बैठ के एक अपनी प्रश्नावली सवाल बनाओ क्वेश्चन कि तैयार करूँगा। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जो मैंने 5 फील्ड बताए हैं उस पर सोच के सवाल लिखो और सवाल के 2-3 लाइन से ज़्यादा लंबा नहीं आंसर बनाओ, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर, ताकि तुमसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए तो तुम अच्छे से उत्तर दे सको, राइट? ठीक है। ये तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी आज जो परफॉर्मेंस हमने जो किया है उससे तुम 20-25-30 नंबर एक्स्ट्रा ला सकोगे, राइट? ठीक है सर। अच्छा, ऐड करना चाहिए। मैं चेयरमैन साहब ने सब कुछ सम अप कर दिया। 2-3 मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं करबी, जो खासकर नोट करो, और पोटेंशियल तुम्हारे में काफ़ी है। और ये समझो तुम कि इतने लोगों में एग्ज़ाम देने के बाद तुम इस आज इस स्थिति में पहुँचे हो कि 3000 में आ गए हो, तो भी अच्छा करोगे तो हो जाएगा clear। हाँ सर। तो 2-3 चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी मैंने जो देखी, वो देखी, एक तो आपका जो अप्रोच है बड़ा कैजुअल,
आप सवाल सुनिए ठीक से, क्या पूछ क्या रहे, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, आप पहले सवाल तो पूरा सुन लीजिए क्या है, और फिर थोड़ा टाइम, आप थोड़ा जल्दी में रहते हैं, जो देखा मैंने, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं और आपने आंसर शुरू कर दिया। तो सोचिए ये क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में आप जवाब किसी और चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप गलत जवाब दे रहे हैं। और मैंने आपको टोका 2-3 बार, 2 बार टोका, मैंने कहा देखिए गलत जवाब शुभा नहीं देता है, आपको आता है तो बताइए, नहीं तो कोई ये हम लोग जो टेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपका ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये मॉक इंटरव्यू हो रहा है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी है। हम आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आपकी इंटीग्रिटी देख रहे हैं, ऑनेस्टी देख रहे हैं, आप फैक्ट तो नहीं रहे हो, हाँ सर। छोड़ तो नहीं रहे हो, हाँ दिखाने के लिए हाँ मुझे आता है, और उससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी के पॉइंट्स कटते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को सीरियसली लो, जो अप्रोच है आपका कैजुअल नहीं होता। हो सकता है सर, हाँ मेरे विचार से ऐसे होगा, पॉसिबल है सर, ये जवाब नहीं शुरुआ देते, तो इसको जरा सुधार कर लो। एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे, सर ने पूछा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, कुछ लोगों ने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे। आप एनालिटिकल क्वेश्चन में अपना टाइम लो, 2-3 सेकंड का रुको, और फिर सोच के अपने प्रायोरिटाइज करो, 1 2 3 मुझे ये चीज बोलनी है, ठीक है। ठीक है। और बस बाकी मैंने देखा कि आपका बिल्कुल ठीक है, नॉलेज को आपको रियली ब्रश अप करना पड़ेगा अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आप ब्रश अप कर लीजिए नॉलेज। आपकी करंट अफेयर्स तो बाकी आपको बहुत काम करना होगा, करंट अफेयर्स आपका बहुत ही खराब है। बाकी इतना ही मुझे कहना है, बाकी सब ठीक है। Every, ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, all the best. ऑल द बेस्ट, गुड लक। गुड लक टू यू। अभी यहाँ तक देखो आ गए हो आप। तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ नहीं सर, मेरे को ये पोज लेने वाला है सर, इसमें तो इश्यू होता है सर, मैं पोज ले नहीं पाता। मेरे को लगता है अगर मैं पोज कौन लूँगा, ले? कोई सवाल पूछता है तो उसको सुनो, तो ध्यान से सुनोगे, जवाब देने में कोई 2-4 सेकंड लगेंगे, वही पॉज हो गया। हाँ और अगर लंबा है सोचना है तो आप चेयरमैन साहब से पूछिए, सर कह रहे हैं कैन यू गिव मी सम टाइम टू जस्ट थिंक इट ओवर। कोई भी चेयरमैन होगा वो फोन करेगा, ठीक है आई गिव यू 10 सेकंड्स, लंबा अगर हो रहा है तो, नहीं तो फिर हम लोग सुनाते में बैठे होंगे, आपको बोल ही नहीं। अदरवाइज आप 2-3 सेकंड सोचो और फिर बोलो, तुम्हारा पोटेंशियल है, कर लोगे। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the best. एक चीज और सुनो, हाँ सर, जो भी पढ़ो वो किसी ऑथेंटिक टेक्स्ट से पढ़ो। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल G20 के जैसे बारे में आपने बताया ना, तो G20 का जो टेक्स्ट है उसको देखो, इधर उधर नहीं देखो। हाँ सर, हो सकता है कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कोई भी रिपोर्ट लोग लिखते हैं, है ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पढ़ लो। बड़ा सिंपल है, 4-5 पेज का है, पढ़ने में आपको 5-10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो उसको पढ़ लो, COP 28 में एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स है वो पढ़ लो, सारे डिक्लेरेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है। ठीक है सर, ओरिजिनल टेक्स्ट देखना, इधर उधर नहीं। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।